वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों, 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी, राइट, ये वो टाइम पीरियड था जब पूरी दुनिया में द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स वर डोमिनेटिंग, और एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, तमाम जगहों पर बहुत सारे लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि किस तरह से इस यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का जवाब दिया जाए। ऐसे में बेटा हमारे पोरबंदर से, गुजरात से निकली हुई एक कमाल की पर्सनालिटी, जिसने एक नई आइडियोलॉजी और फिलॉसफी रखी दुनिया के सामने, जो बहुत कारगर सिद्ध हुई और होती जा रही है। ये शख्सियत ऑफ कोर्स आई एम श्योर तुम लोगों ने पहचान लिया होगा, ये है महात्मा गांधी। इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी पूरी जर्नी, कैसे एक शर्मीला सा बालक बापू बना और वहां से फिर कैसे वो फादर ऑफ नेशन बना, दिस इज द स्टोरी व्हिच वी प्लान टू कवर इन दिस सेशन, राइट? सो लेट्स ट्राई एंड बिगिन। पहले हम देखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस सेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे दिमाग में। आओ जानते हैं। देखो, हम लोग पहले तो ऑफ कोर्स जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी के जीवन का पूरा टाइमलाइन क्या रहा, राइट? एक वो एस्पेक्ट हम जानेंगे। दूसरा, हम उनकी उनकी पारिवारिक जीवन, उनका वैवाहिक जीवन, हिज मैरिज, हिज एजुकेशन, किस तरह से he went to England to complete his law and then from there he went to South Africa। हमें ये सारी चीजें इनके जीवन के बारे में जाननी है, राइट? साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, ये भी एक बड़ा जरूरी एस्पेक्ट इनके जीवन का, we need to know what were his influences, isn't it? किन लोगों ने इनकी सोच को, इनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस किया। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड एज वी प्रोसीड। तो मेरी कोशिश होगी बेटे हम उन सब चीजों पर आपका ध्यान डालें, राइट? सो लेट्स बिगिन विद हिज अर्ली लाइफ। ओके, ऑफ कोर्स हम लोग को मालूम है कि बेटे 2 अक्टूबर 1869 दैट्स व्हेन ही वाज बोर्न, राइट? इनके फादर का नाम बताया जा रहा है करमचंद उत्तमचंद गांधी। ये पोरबंदर, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, वहां पर दीवान थे, राइट? इनकी मम्मी ये एक वैष्णव पंथ को मानने वाली पुतली बाई, राइट? और इनकी कास्ट अगर हम जानना चाहें तो हमें बताया जा रहा है कि बेटे ही बिलोंग्स टू द मोद बनिया कास्ट, राइट? ये देखो, ये तुम्हारे सामने नक्शा है जिसपे तुम देख पा रहे होगे कि कैसे पोरबंदर ये सौराष्ट्र के कोस्ट पर है, राइट? एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट। His schooling, yes, very formative years, right? Very formative years. ये राजकोट के एक स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई बेटे, राइट? और 9 साल की उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया अपना स्कूलिंग, and he was a very shy fellow. Very shy personality. In fact, again, another major aspect, right? He was a very mediocre student, average student, right? Academically, कोई वो बहुत strong नहीं रहे. A person can be brilliant in so many different ways, isn't it? So moving on. Now, देखो, शादी भी एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, राइट? तो उनको भी जाने जरा सा। When he was only 13 years of age, राइट, 1883 में इनकी शादी होती है बेटे कस्तूरबाई माखन जी कपाड़िया, बेटर नोन एज कस्तूरबा, राइट? वो उस समय खुद कस्तूरबा जो है, शी वाज 14 इयर्स ऑफ एज, राइट? ये देखो लोगों की एक अर्ली फोटो, हिज एजुकेशन, राइट? ओके, तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई इनकी अर्ली एजुकेशन तो राजकोट में हुई, बट एज ही ग्रू अप ही वांटेड टू डू हिज लॉ, और उस समय लॉ करने के लिए जो बेटा बेस्ट जगह थी वो इंग्लैंड थी, राइट? सो ही वेंट देयर। 1888 में ये इंग्लैंड पहुंचे, और इंग्लैंड में ये भी एक बड़ा ही इनके लिए जो है ना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, ये हम जान सकते हैं। फॉर 3 years ही वाज इन इंग्लैंड, राइट?
यहाँ पर पहुंचते साथ ही गांधी ही फर्स्ट ट्राइड to be very a part of this European culture. He tried to be a part of the European culture. He tried to learn the European dances, ballroom dancing, etc. He tried to be a part of it. He would wear the best of the suits, right? लेकिन इनको जो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी इस नए कल्चर में, वो था बेटा इनका खान पान, राइट? ये एक वैष्णव परिवार के थे, वेजिटेरियन थे, राइट? जैसा कि मोस्ट ऑफ द गुजरातीज आर। और उस समय का जैसा हमारा समाज था, आई डोंट नो, शायद तुम लोग को ये बात ना मालूम हो, बट व्हेन ही वेंट एंड क्रॉस्ड द सी फॉर हिज एजुकेशन, तो उस समय के जो हिंदू कास्ट रूल्स थे, अकॉर्डिंग टू दोज ही एक्चुअली लॉस्ट हिज कास्ट, राइट? इनको कहा जाता था कि भाई ये सारे समुद्र लांघने के रूल्स, राइट? एनीवे, आई डाइग्रेस, आई कम बैक। तो जैसा मैं तुमसे कह रहा था कि ही फेस्ड अ लॉट ऑफ कल्चरल चैलेंजेस, राइट? एंड सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके सामने आया वो था खान पान का। ही वाज अ वेजिटेरियन एंड वहां पर इन्हें वेजिटेरियन डाइट नहीं मिल रही थी, right? Thankfully, he went to this restaurant, a London vegetarian restaurant, and वहां पे he met this guy who is known as Henry Stephens Salt, right? He is known as father of animal rights. Do read more about him in case you want, right? So Henry Stephens Salt, इन्होंने गांधी को काफी इन्फ्लुएंस किया अर्ली लाइफ में. He somewhere, right, he gave him a philosophical and ideological defense of vegetarianism. कि केवल वेजिटेरियन होने के केवल रिलीजियस वजहें नहीं है, लॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल भी वजहें हैं. So somewhere that influenced Gandhi a lot. He in fact joined London Vegetarian Society and he became a part of the executive committee there. And the transformation of this shy young boy from Rajkot to a dynamic orator, leader begins. Right? यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने वो वो एस्पेक्ट्स उनकी पर्सनालिटी के, पेटिशन राइटिंग, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजिंग, वो फोर फ्रंट पे आने लगे. तो ये हेनरी स्टीफेंस सॉल्ट इंपॉर्टेंट रहे. यही हेनरी स्टीफेंस, देखो ये उसी जमाने की एक फोटो इनकी, right, along with the other members of this prestigious society, London Vegetarian Society. So Henry Stephens Salt, he also introduced him to the writings of Henry David Thoreau. ये एक अमेरिकन थिंकर थे जिनको दो वजहों से हम लोग अपने जहन में बैठा सकते हैं. एक तो इन्होंने एक किताब लिखी बेटा वॉल्डन, जिसमें इन्होंने बताया कि अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में इंसान को कैसे रहना चाहिए, प्रकृति के साथ इन्हें हम लोग कैसे रह सकते हैं. समवेयर दैट टच्ड बापूज हार्ट, राइट? इट स्ट्रक अ कॉर्ड समवेयर विद हिम, राइट? अच्छा, दूसरी एक और किताब जो बहुत बड़ी, एक एसे लिखा है हेनरी डेविड थोरियो ने, जो है, नाम सुनोगे तो तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस तुरंत रियलाइज हो जाएगी, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस. ये इनका एसे का टाइटल है, right? This is where Henry David Thoreau is making a very strong argument. He's asking us, he's imploring us कि आपके बिहाफ पे स्टेट या आपकी गवर्नमेंट वो अगर कुछ गलत कर रही है, then you have the duty to resist it. Otherwise, you're a part of it. Right? उस समय जैसे अमेरिका मेक्सिको से लड़ाई कर रहा था जबरदस्ती टेरिटरी के लिए. So imagine this, he is arguing कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट ये कर रही है मेक्सिको के साथ, तो अमेरिकन सिटीजन्स की ये ड्यूटी है that they should resist, otherwise they are a part of the sin. And we should resist it in a civil manner. So this argument also influenced Gandhi tremendously, as we will see, right? इनका जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये एक बड़ा फॉर्मेटिव एस्पेक्ट रहेगा. अच्छा, अब ये जो है 91 में ही came back. 91 में his law was complete. He came back to India, right? His mother was now dead. इनके घर वालों ने बताया ही नहीं था इनको
कि इनकी पढ़ाई ना इफेक्ट हो जाए, राइट, टिपिकल इंडियन फैमिली। तो इन्होंने जो है बच्चे ये वापस आए, इन्होंने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी। बट अगेन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस प्रोबेबली कि बेटा हिज प्रैक्टिस फेल्ड। He was not able to deliver as a lawyer. He probably did not have that bone in his, that wiliness which a lawyer requires. वो उनके पास नहीं था, तो इनका लॉ का प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं चला। And then he decided to go back to, his hometown and became a small-time lawyer. And this is how things were. And then once again, right, destiny knocked. 1893 एक साउथ अफ्रीकन मर्चेंट बताए जाते हैं बच्चे, दादा अब्दुल्ला, राइट, ये गुजराती ओरिजिन के एक मर्चेंट थे जो साउथ अफ्रीका में बेस्ड आउट थे, दादा अब्दुल्ला। So he contacted Gandhi. He needed somebody who understood Hindi and Gujarati, राइट, और अंग्रेजी भी आती हो, ऐसे किसी लॉयर की तलाश थी बच्चे इनको। और ये जो है पहुंच गए गांधी के पास, ठीक ठाक पैसा ऑफर किया, एंड गांधी एक्सेप्टेड कि वो 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे इस प्रोफेशनल पर्पस से। एंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, राइट, 1893 he went to South Africa for 1 year as per his plan. But you know that ये अब सीधे 1914 के बाद लौटेंगे बेटे। बीच में 1 साल के लिए अपनी फैमिली को लेने आए, बट अदरवाइज ही विल स्टे इन साउथ अफ्रीका फॉर नेक्स्ट 21 years. Right? Let's try and see how did that go. So once Gandhi landed in South Africa, he immediately realized the racism which was present in the air. He was pushed outside a train carriage in spite of having a proper ticket. इनको जबरदस्ती जज ने मजबूर किया कि आप अपनी पगड़ी उतारिए तभी आपको कोर्ट में दाखिल होने दिया जाएगा। And this was a shock. This was a shock to Gandhi. Right? Because he believed that Britishers had a sense of justice, and he believed that he has earned the right to be treated respectfully anywhere he goes. But because of his skin color, he was ill-treated in South Africa. And this was something which was commonplace. ये common सी चीज थी जो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के संग हो रही थी. Right? But what was novel was the way Gandhi reacted to it. That completely changed the scene, right? That completely changed the scene. तो इन्होंने दादा अब्दुल्ला जो इनके संग मर्चेंट थे उनकी मदद से, और वहां पे जो लोकल भारतीय थे जो इंडेंचर सिस्टम से जनरेशन से वहां पे गए थे, अंग्रेजों ने भेजा था जिनको, उन सब के साथ मिल करके नेटल इंडियन कांग्रेस, आई एम सो सॉरी, नॉट नेटल, माफी चाहूंगा, नटाल इंडियन कांग्रेस, ये इन्होंने एस्टैब्लिश करी बेटे 1893 में। किस लिए? इसलिए ताकि हम भारतीयों के अधिकारों के लिए और इन जनरल सभी एशियंस के अधिकारों के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चाइनीज भी थे बच्चों, तो उनके अधिकारों के लड़ने के लिए, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी। राइट, देखो, नटाल इंडियन कांग्रेस। अच्छा, गांधी जी का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा यहां पे बच्चे ना, 1894 से इन्होंने जो अपना एक्टिविज्म साउथ अफ्रीका में शुरू किया, और मैंने तुम्हें बताया कि ये 1914 लेट 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में थे। तो इनके पूरे एक्टिविज्म को हम अपनी समझ के लिए बेटे 2 फेजेस में बांट सकते हैं। राइट, एक तो हो जाएगा देखो 1894 से लेके 1905 तक, जिसको हम कह रहे हैं बेटा तुम्हारा मॉडरेट फेज। इस समय गांधी विल हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। राइट, तो ये पेटिशंस लिखेंगे, कुछ जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे, और कुछ जगहों पर प्रेस का यूज करेंगे, और इसकी मदद से ये भारतीयों के अधिकारों के लिए, वो भारतीय जो साउथ अफ्रीका में जाके बसे हैं, उनके अधिकारों के लिए अपनी स्ट्रगल को शुरू करेंगे। राइट, इस दौरान इन्होंने बेटा गांधी जी ने कई तरह से, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इनकी विचारों का पता चलेगा। जैसे हमें बताया जा रहा है कि इस दौरान यहां पे सेकेंड एंग्लो बोयर वॉर हुई।
देखो साउथ अफ्रीका में बेटा डच लोग सबसे पहले जाकर के सेटल हुए थे, राइट, एंड दीज डच पीपल वर नोन एज बोयर। तो उनके संग जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई, सेकेंड बोयर वॉर 1899 में, उस समय गांधी जी, राइट, उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर के एक एम्बुलेंस सर्विसेज कॉर्प्स बनाया, राइट, और उनकी ये जो कंट्रीब्यूशन था, इसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया। और हम लोग देखेंगे कि बाद में 1915 में he will be awarded the Kaisar-e-Hind medal for his services during this war, right? इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से एक न्यूज़पेपर भी इस समय निकाला साउथ अफ्रीका में। ये गुजराती, हिंदी और तमिल और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में छपता था इंडियन ओपिनियन, राइट। ये देखो उसका एक फोटोग्राफ आपके लिए। दूसरा फेज इनका 1906 से लेकर के 15 तक चल रहा है। दिस इज नोन एज सत्याग्रह फेज या पैसिव रेजिस्टेंस फेज भी इसको बोला जाता है। इस दौरान कुछ ऐसे नियम आए बेटे, कुछ ऐसे लॉज आए जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर दिया कि नहीं भाई, ब्रिटिशर्स का सेंस ऑफ जस्टिस जो है उस पर रिलाय करना खतरनाक हो सकता है। देखो ये कुछ इस तरह के लॉज थे जो आए, जैसे कि हमें बताया जा रहा है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया बेटे 1906 में, राइट। इसमें बोला गया कि एशिया से जितने भी लोग साउथ अफ्रीका में आके बसे हैं, राइट, दे शुड गेट एन आईडी कार्ड मेड एंड दे शुड कैरी इट ऑल द टाइम विद देम। और कभी भी इसके बारे में इनकी तलाशी ली जा सकती है, इनसे ये कार्ड मांगा जा सकता है। अगर नहीं है इनके पास कार्ड तो आफ्टर अ कट ऑफ पीरियड दे वुड बी डिपोर्टेड बैक टू देयर होम कंट्रीज, राइट। तो ये बड़ा अजीब सा नियम था। फिर इन्होंने कुछ दिनों में एक पोल टैक्स लगा दिया कि भाई सभी एशियंस को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, राइट। एंड फाइनली फिर उन्होंने एक नया एक्ट निकाल दिया, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया, डिसीजन आया, जिसमें बोला कि हिंदू रीति रिवाज या इस्लामिक रीति रिवाजों से जो शादियां हुई हैं वो मान्य नहीं होंगी, वही मान्य होंगी जो इनके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के रजिस्टर कराई जाएंगी, right? That also created a lot of bad blood between the two sides, right? तो इन लॉज ने कहीं ना कहीं गांधी जी को कन्विंस किया कि बेटा मॉडरेट फेज से काम नहीं बन रहा है, वी नीड टू ट्राई समथिंग नोवेल। He developed the concept of सत्याग्रह। जैसा मैंने तुम्हें बताया बेटा ना, इनके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस रहे, इन्फ्लुएंसेस रहे, उसके आधार पे इन्होंने ये मेथड निकाला पैसिव रेजिस्टेंस का। इसको अगर डिफाइन करना हो तो एक लाइन जो मुझे सबसे प्यारी लगी इसको डिफाइन करने की वो ये है, इट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सफरिंग विदाउट रेजेंटमेंट, राइट। मतलब अगर आप मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको लेकर के अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखूंगा, मैं आपसे दुश्मनी का भाव नहीं रखूंगा, right? This is Gandhigiri, right? If you've seen that movie, this is what Gandhigiri is, right? So he's saying, I invite suffering. If you want to, torture me, go ahead and do it. But I promise, I will not have a bad feeling. I will not hate you. Still, I will not hate you. Magical, right? So ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला और इसका बेटा हम लोग कई एग्जाम्पल अभी तो साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं। धीरे धीरे जब अपनी स्टोरी आगे बढ़ेगी तो इंडिया में भी तुम देखोगे कैसे एनसीएम होगा, राइट, सीडीएम होगा, बारदोली होगा, सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट वी विल नोटिस, राइट। कुछ इनके इन्फ्लुएंसेस और जानते हैं गांधी जी के इस टाइम पर, द टाइम हैज कम व्हेन वी कैन लुक एट सम ऑफ हिज मोर some of the people, some of the ideas which really influenced Bapu. एक नाम बहुत बड़ा जो इसमें आता है, somebody who inspired Gandhi is John Ruskin, right? ये John Ruskin बेटा इन्होंने किताब लिखी Unto This Last, Unto the Last, right? This also influenced Gandhi a lot to come up with his ideology of Sarvodaya. राइट, इस किताब ने कहीं पर गांधी को कन्विंस किया कि एक
बार्बर की मेहनत, एक लॉयर की मेहनत, एक रिक्शा चलाने वाले की मेहनत, ये सब बराबर है। बिकॉज वो सब अंततः क्या है? रोजगार का एक जरिया, right? And somewhere it also convinced him about the importance of physical labor. जॉन रस्किन की ही बातों से प्रभावित होकर के गांधी जी opened a series of ashrams, not only in India but also in South Africa. Phoenix Farms, Tolstoy Farms, और भारत में जब आएंगे तो साबरमती आश्रम, so many of them. तो वो इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं इनको जॉन रस्किन की इस किताब से ही मिली है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, राइट? अगला बड़ा नाम जो बेटे इनके इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा वो है लियो टॉल्स्टॉय, राइट? लियो टॉल्स्टॉय का एक कई सारी किताबें, ऑफ कोर्स सबसे फेमस तो लियो टॉल्स्टॉय की है वॉर एंड पीस, राइट? बट द बुक व्हिच रियली इन्फ्लुएंस्ड गांधी was The Kingdom of God is Within You. लियो टॉल्स्टॉय रशियन थे, of course, और he was a very orthodox Christian, right? And somewhere he also talked about importance of non-violence, which influenced Gandhi a lot, right? लियो टॉल्स्टॉय। और एक नाम बताया जाता है रैल्फ वाल्डो एमर्सन as well. He also influenced Gandhi in his ideas of living with the nature. Let us look at some of these settlements which he established, जो मैंने तुम्हें नाम बताया भी, इनके बारे में देखो कुछ चीजें और जानते हैं। अब ये देखो फिनिक्स सेटलमेंट या फिनिक्स फार्म्स जिसे कहते हैं, ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था, ये 1904 में इन्होंने खोला, राइट? दूसरा जो बताया जा रहा है हम लोगों को वो नाम है बेटे टॉल्स्टॉय फार्म्स, जो इन्होंने 1910 में, इनके एक बहुत बड़े फ्रेंड थे गांधी जी के, हिज नेम इज हर्मन कैलेनबैक, लिथुएनिया के रहने वाले थे, राइट? तो उनके संग मिलकर के उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म्स भी खोला, विच वेरी वुड एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग विच ही हैज लर्न्ड फ्रॉम जॉन रस्किन, राइट? थोरियो, एमर्सन, जो सीखा है वो इसमें यहां पर ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की, राइट? इनकी किताब भी ऑफ कोर्स आई एम श्योर तुम लोग को मालूम होगा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इट कवर्स हिज लाइफ टिल 1921। तो उसमें भी इन्होंने अपने इन साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस की बातें करी हैं। ये बेटा इस तरह से जो है 1914 तक गांधी ने जो है फाइनली बिकॉज ऑफ हिज पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट, इन्होंने काफी अच्छे से प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज किए। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को फाइनली रिट्रीट करना पड़ा, और जो नियम कानून जो इन्होंने अजीब अजीब से बनाने की कोशिशें करी थी वो सब वापस हुए। और इस तरह से 1914 में गांधी जी ने अपनी जर्नी वहां पर खत्म करी और ये इधर आना इन्होंने इंडिया की तरफ आए, राइट? ये इन पूरे एक्सपीरियंस की लेगेसी गांधी जी की क्या रही, राइट? ये भी एक समझने की बात है। जब ये यहां पर आए, मैंने तुम्हें बताया ना कि जब ये आए यहां पर तो 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने इनको कैसरे हिंद मेडल दिया था, राइट? बिकॉज ऑफ हिज वर्क व्हिच ही डिड ड्यूरिंग द सेकेंड बोयर वॉर। तो ये पूरा जो मूवमेंट था, राइट, ये जो पूरा मूवमेंट रहा बच्चों साउथ अफ्रीका का, यहां पे गांधी जी को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया एक इंडियन मूवमेंट को लीड करने का। क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका में बेटा जो लोग थे उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी इंडियन थी। वहां गुजराती भी थे, वहां तमिलियंस भी थे, वहां पंजाबी भी थे, वहां मुस्लिम भी थे, वहां पे हिंदू भी थे, वहां पे अपर कास्ट भी थे, लोअर कास्ट भी थे, वहां पे औरतें भी थी, वहां पे पुरुष भी थे। So Gandhi became a national leader before even entering India. Right? He already had a reputation of being a national leader who could lead entire country, right, towards better times. तो हालांकि अगर तुम देखोगे तो भाई साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में शायद गांधी की विजिट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे तो रेसिज्म चलती रही कलर बेस के ऊपर। 1970s, 80s, 90s, नेल्सन मंडेला, राइट? तो वहां की फाइट चलती रही। लेकिन गांधी जी की का एक्सपीरियंस
और उसका फिर इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो हम लोगों के लिए एक वाटरशेड मोमेंट बन गया, राइट। इसके आगे की स्टोरी